हाय एवरीवन, दिस इज़ वशीम और ये वीडियो है क्लास 12th के सब्जेक्ट फिज़िक्स का फॉर द चैप्टर EM वेव्स. ओके, सो इट इज़ अ रिविजन वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर इट इज़. ओके, देखो ना, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है नेचर ऑफ लाइट के बारे में. ओके, ये तो मैंने 10th में पढ़ा है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, राइट. सो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. अच्छा, ये ड्यूअल नेचर में हम जानते हैं द फर्स्ट नेचर इज़ पार्टिकल नेचर एंड द अदर वन इज़ वेव नेचर. अच्छा, वेव नेचर वालों से एक सवाल पूछा गया जो कि इस चैप्टर का बेस है. वो क्वेश्चन क्या था, देखो. तो सोचो कि जो लोग पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं वो क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं वेव नेचर की तरफ. और उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस तरीके से वाटर वेव्स होते हैं, वाटर के सरफेस से जो वेव्स बनते हैं उनको चलने के लिए पानी की ज़रूरत है ना. वाटर वेव्स को चलने के लिए पानी की ज़रूरत है, यानी मीडियम की ज़रूरत है. तो अगर लाइट भी वेव है तो उसको भी तो चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है. और स्पेस में, अंतरिक्ष में तो कोई मीडियम ही नहीं है, ना हवा है ना पानी है. फिर ये लाइट कैसे ट्रैवल करके हमारे अर्थ तक आ जाती है. अब यहाँ पे वेव नेचर वाले फंस गए कि बात तो सही है, हम लाइट को वेव नेचर का मान तो हैं, पर वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए और स्पेस में कोई मीडियम नहीं है. ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट बेस है. ओके, इसी क्वेश्चन को लेके हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं. देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से. सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडे की. फैराडे ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताया था जिसको हम देखते हैं. अब सोचो कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है. ओके, अब कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स तो बैठे ही होंगे, हम सब जानते हैं. और अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये हम सब जानते हैं. अब आप सोचो कि अगर हम इस मैग्नेट को बहुत तेज़ी के साथ आगे मूव करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा इस लूप से पास होगा, राइट. यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और वो दौड़ना शुरू कर देंगे. इज़ दैट क्लियर. तो एज अ रिज़ल्ट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, इसकी वजह से एक EMF जनरेट होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाता है. तो आप ये कह सकते हो कि डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर EMF लगा है. तो एज अ रिज़ल्ट व्हाट वी कैन से कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ जनरेट होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये था फैराडे का कंट्रीब्यूशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो, इसी चीज़ को मैक्सवेल ने अपोजिट सोचा. क्या सोचा कि भाई ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है या नहीं, ये मैक्सवेल ने सोचा. अगर इसका आंसर मिल गया तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला था. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इस चीज़ के लिए एक बेसिक सेटअप है यहाँ पे. एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, एक स्टोरी है बहुत सिंपल. ज़रा सोचो कि मैक्सवेल ने ना एक सेटअप कर लिया. ठीक है, उन्होंने एक सोर्स ले लिया, उन्होंने वायर यहाँ लगा दिया और एक कैपेसिटर ले लिया. ठीक है भाई, मैक्सवेल के 2 फ्रेंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, एम्पियर और ओरेस्टेड. इन दोनों की हेल्प लेंगे मैक्सवेल. तो चलो देखो क्या है. जैसे ही इस सर्किट में करेंट फ्लो होता है तो मैक्सवेल के दिमाग में आते हैं सबसे पहले कौन, ओरेस्टेड. उन्होंने सोचा, मैक्सवेल ने, कि भाई अगर करंट फ्लो हो तो ओरेस्टेड ने बोला है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो भाई ओरेस्टेड ने कहा हाँ डेफिनेटली, ये तो मैंने बताया ही है. फिर मैक्सवेल एम्पियर से पूछेंगे कि चलो ये बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा है उसे हम निकालेंगे कैसे. तो एम्पियर का एक नियम है जो आपने पढ़ा है कि अगर किसी वायर से कहीं से भी अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं. एक सिंपल सा यहाँ उनका लॉ है कि अगर हम क्या कर दें, क्लोज लाइन इंटीग्रल निकाल दें मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है, सो इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. या वेरी सिंपलर वे, अगर आप सिंपल वे में बोलो तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा है ना वायर में, वो डिपेंड करता है कि इस लूप से कितनी करंट पास हो रही है. ये एम्पियर ने बताया था. तो भाई मैक्सवेल कहेंगे अच्छा ठीक है, यानी कि मैं तुम्हारे नियम का इस्तेमाल करके यहाँ जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल सकता हूँ. तो उन्होंने देखिए निकाल भी दिया. तो मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने करंट पास कराया और एम्पियर की हेल्प से उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, म्यू नॉट आई. और DL क्या है भाई, तो DL क्या है, पूरे लूप की लंबाई है. और आपको पता है कि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज़ 2πr. तो यहाँ तक तो सब ठीक था, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन. अब यहाँ पे
कुछ बहुत ही स्ट्रेंज हुआ, कुछ विचित्र। और वो क्या था, देखो जैसे ही प्लेट के अंदर अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो मैक्सवेल ने सोचा कि यार यहाँ तो कोई करंट नहीं है, तो कोई करंट नहीं है तो ओरस्टेड क्या बोलेंगे, ओरस्टेड बोलेंगे हाँ ठीक है करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, फिर तो भाई एम्पेयर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक नीडल रखें तो उस नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये बहुत ही स्ट्रेंज था। तो मैक्सवेल ने सोचा कि इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से इस नीडल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। सोचो, तो यानी मैक्सवेल के दिमाग में ये बात आ गई कि ज़रूर अंदर की तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैक्सवेल ने सोचा कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसे, और स्टेड ने तो कहा है कि जब करंट होगा कहीं पे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने सोचा यार डेफिनेटली यहाँ कोई करंट है जो हमें पता नहीं चल पा रही है, लेकिन वो करंट है, राइट। और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ इस नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये स्टोरी है इन शॉर्ट, राइट। तो ये एक स्टोरी कंप्लीट हो गई, मैक्सवेल का सेटअप और ओरस्टेड और एम्पेयर का क्या योगदान था ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम कुछ रिज़ल्ट निकालने वाले हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स। देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ बात करें पहले रिज़ल्ट के बारे में, तो मैक्सवेल ने क्या रिज़ल्ट निकाला, मैक्सवेल ने ये रिज़ल्ट निकाला कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें, मतलब अगर यहाँ पहले एक चार्ज आए फिर दूसरा आए फिर तीसरा, लगातार यहाँ पे इस सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज करें तो ज़रूर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यानी कि पहला रिजल्ट है कि अगर हमने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ओके। और इसका उल्टा तो हमें पता ही है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये पहले ही फैराडे ने बता दिया। ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिल गया कि यानी कि जो स्पेस से लाइट आती है वेव हमारे पास, उसमें ना एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चेंज होता जाता है और चेंज होके किसको क्रिएट करता है, मैग्नेटिक को, और मैग्नेटिक चेंज होके बनाता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, और ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। तो जो सवाल था सबसे पहला कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे अर्थ पे आती है, उसका आंसर हमें यहाँ मिल चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे प्लेट्स के बीच में एक करंट की बात मैक्सवेल ने सोची थी कि भाई ज़रूर कोई करंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। उस करंट का नाम उन्होंने रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी सिंपल। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये हम बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे ये करंट आया कैसे, तो ये करंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो सिंपल, अ करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी सिंपल, राइट। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान है। क्यों, डायरेक्टली यहाँ देखते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्यों आया, क्योंकि हमने प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज किया जिसकी वजह से यहाँ पे ये करंट आया, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी करंट की वजह से आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड आया, ओके। तो ये चीज़ थी, यानी हम डिस्प्लेसमेंट करंट को डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला। अच्छा इन डिटेल देखना है तो यू कैन सी, आपने पढ़ा होगा कि गॉस के लॉ के एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि प्लेट्स के बीच में कितने फील्ड बनती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यू सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो वी कैन राइट Q बाई A, और यहाँ से E मिल चुका है। अब आपको ये पता है, आपने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एरिया से पास हो रहा है तो कितना फ्लक्स होगा। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A, एंड वी नो E हमें पता है, हम यहाँ रख के Q निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमें Q की वैल्यू पता चलती है, ठीक है। Q यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, और Q चेंज हो रहा है यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पे ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन डिटेल भी देख सकते हो, बट डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस, ओके। तो ये था दूसरा रिजल्ट। अब हम बात करते हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नोट मैंने लिखा है जो कि बहुत सिंपल यू कैन रिमेंबर, कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, तो आप क्या बता सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, तो आप कह सकते हो इस सेटअप को देख के कि देखो भाई अगर कहीं पे कंडक्शन करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट है तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कौन से हैं, कंडक्शन करंट भी है और
डिस्प्लेसमेंट करंट भी है, ठीक है। कंडक्शन करंट क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्शन करंट बनता है, और ड्यू टू चेंज ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। तो ये एक नोट है। अच्छा, तीसरा रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। इसमें बस ये है कि मैक्सवेल ने एम्पेयर को सुधारा। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, सर्किट में दो करंट होते हैं, एक होता है कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो उन्होंने कहा कि टोटल करंट जो होता है वो इन दोनों का सम होता है। क्लियर? तो यहाँ से उन्होंने अपने फ्रेंड को यानी उसको एम्पेयर को सुधार के उसके लॉ को और लिखा कि जो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल लिखते आ रहे हैं एम्पेयर, उसमें उन्होंने एक करंट और ऐड कर दिया, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। और ऐड करने के बाद भाई इन्होंने अपना भी क्रेडिट ले लिया कि चलो अब ये मेरे लॉ के भी नाम से जाना जाएगा, यानी एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। सो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। ओके, तो ये बहुत ही हमने आसानी से एक एक्सपेरिमेंट देखा और उसका 3 रिज़ल्ट हमने निकाला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो ये पॉइंट्स यही एम्पेयर मैक्सवेल लॉ से हैं। एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्या है? ये तो अभी तक आपको याद भी हो चुका होगा कि क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होता है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी का एनालिसिस करना है, ठीक है। देखो कैसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या कंडक्शन करंट किसी सर्किट में अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, तो यू विल से यस। क्यों? अगर मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट है जिसमें एक वायर है नॉर्मल सा, तो उसमें जो भी करंट होगा वो कंडक्शन ही करंट होगा क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, क्या किसी सर्किट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो सकता है? तो यू विल से यस। क्यों? अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा रीजन है, स्पेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, ओके, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चेंज हो रहा है, तो यू विल से कि इस रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन ये कहाँ होगा? कि स्पेस में होगा, ठीक है, बहुत बड़े से रीजन में। तो यानी दोनों अकेले अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि क्या दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि दोनों साथ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर किसी सर्किट में वायर भी है और कैपेसिटर भी है, तो वायर में तो कंडक्शन करंट होगा और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। इज़ दैट क्लियर? तो यानी यहाँ पे कुछ रिजल्ट हमने निकाले हैं, और ये तो रिजल्ट देखो, ये वही लिखा है मैंने। पहला, आई सी आउटसाइड होता है, आई डी इनसाइड ऑफ द प्लेट होता है। आई सी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, आई डी भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि क्या, ये तो बहुत सिंपल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ देख ली, और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि एम्पेयर मैक्सवेल लॉ से थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक बस तुम्हें याद रखना है, ठीक है। मतलब ये है कि मैक्सवेल के इक्वेशन, तो मैक्सवेल के आपको पता है 4 इक्वेशंस होते हैं और बहुत आसान है याद रखना। यू कैन रिमेंबर इट बाय अ ट्रिक, GFA, है ना, 4 हैं GFA। तो G फॉर क्या? गॉस। गॉस के 2 नियम हैं आपको पता है, और फैराडे का एक नियम और एम्पेयर का एक नियम, कुल मिला के टोटल 4 नियम है। इन्हीं को उधार ले लिया मैक्सवेल ने और वही कह दिया कि ये मेरे 4 इक्वेशंस हैं, और इन्हीं 4 इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो, चलिए लिखते हैं। देखिए गॉस का जो नियम है, पहला जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा यहाँ पे कि अगर किसी भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रख दो तो उससे कुछ फ्लक्स बाहर निकलता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो फ्लक्स बाहर निकलता है फाई, वो होता है Q/ε0। यही तो गॉस का नियम है। और आपने फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो हम फ्लक्स को ये लिख सकते हैं और ये हो जाता है Q/ε0। तो ये है पहला लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन का पहला इक्वेशन हम कह सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से गॉस का ही नियम है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा भी गॉस का ही है, बस मैग्नेटिज्म में है। अब देखो दूसरे में क्या है, मैग्नेटिज्म में हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनक्लोजिंग या ओवर एन एरिया इज़ ज़ीरो, या कमिंग आउट एन एरिया इज़ ज़ीरो। देखो कैसे, सोचो कि अगर हमारे पास फिर से एक क्लोज लूप है, उसके अंदर अगर आप मैग्नेट रख दो, तो भाई मैग्नेट में क्या होता है, जो फील्ड बाहर निकलती हैं वो वापस से एंट्री कर जाती हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो किसी एरिया से पास हो रही हैं वो बाहर नहीं जाती हैं, मतलब वो वापस से आ जाती हैं। इसीलिए टोटल जो ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो ज़ीरो होता है, ठीक है, जो किसी सरफेस से बाहर आता है। तो ये है गॉस का सेकंड, ये दूसरा इक्वेशन है मैक्सवेल का।
सिंपल। तीसरा क्या है, फैराडे का, तो आप जानते हो कि जो फ्लक्स अगर चेंज कर दो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है। और ईएमएफ क्या है, सिंपली कैन से फोर्स या ये वोल्टेज होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो dV/dl होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो यहाँ से हम V को क्या लिख सकते हैं, E/dl। तो यहाँ से तुम ये जो E है दैट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल, तो तुम इसको E/dl लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो जाता है -dϕ/dt। तो ये आपका इक्वेशन तीसरा हो गया मैक्सवेल का। और चौथा वाला तो अभी हमने देखा कि एम्पियर और मैक्सवेल का नियम कि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो μ0 कंडक्शन करंट प्लस μ0 दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट का होता है। तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, इसको एक बार लिख के कोई भी याद कर सकता है, नॉट अ बिग डील। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ ईएम वेव, ठीक है। वेरी सिंपल, वन लाइन का स्टेटमेंट है। देखो कैसे, मान लो अगर कोई चार्ज कहीं रुका हुआ है तो बताओ क्या कौन सा फील्ड बनाएगा, तो वेरी इजी आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर हम इसी चार्ज को यहाँ मैंने बनाया, अगर इसको दौड़ा दें तो क्या होगा, दौड़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, है ना। और आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यूस मोशन में रहे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या बनाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये दोनों चेंज होते रहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इस तरीके से ईएम वेव यहाँ पे जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दें, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो, तो वो ईएम वेव को जनरेट करता है। हो गया ये टॉपिक पूरा। यानी व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ईएम वेव, तो यू कैन से एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज़ द सोर्स ऑफ ईएम वेव। ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा नोट है, बस एक बार देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले हेनरी हर्ट्ज ने लैब में ईएम वेव को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका रेंज बहुत कम था जिसका कोई यूज़ नहीं हो पाया। इंडिया में भी जेसी बोस ने प्रोड्यूस किया लैब में, अगेन उसका रेंज बहुत कम था। फाइनली मार्कोनी ने रेडियो वेव्स जनरेट किए बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ के, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में होना शुरू हो गया। तो प्रैक्टिकली जो ईएम वेव्स का यूज़ शुरू हुआ वो मार्कोनी की वजह से हुआ, बस इतना याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नेचर के अंडर में हम कुछ पॉइंट, मतलब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि ईएम वेव्स में क्या क्या नेचर्स यहाँ पे होते हैं, राइट। तो यहाँ यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू रिमेंबर। चलो सबसे पहले नेचर की बात करें। पहला नेचर तो बहुत सिंपल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होता है, यानी बोथ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जो चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, और दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, द एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल पहला प्रॉपर्टी हो गया, नेचर पहला नेचर हो गया कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। और एक चीज़ और है, जो वेव प्रोपोगेट करती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है। देखो इसमें क्या है और कैसे आप ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालोगे। सो ई क्रॉस बी जो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो ई है ये ऊपर की तरफ यानी वाई डायरेक्शन में है, ओके। और मान लो मैंने कहा बी जो है वो एक्स के डायरेक्शन में है, तो बताओ वेव कहाँ जाएगी। तो आप जो है राइट हैंड का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, एंड यू कैन ईजिली फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट कि ई क्रॉस बी एंड देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ओके, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हो गई आपकी, पहला नेचर ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड नेचर के बारे में, सेकंड नेचर सिंपल है कि हम ईएम वेव को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो Ex, that is the electrical component of EM wave, is equals to the E naught sin kz minus omega t, and similarly मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम फार्मूला है। अच्छा बस इसमें तुम्हें याद रखना है कि जो जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो क्या हैं एक्चुअली में, ठीक है। सो E नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। पीक वैल्यू, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है, ठीक है, और इसी के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो पीक वैल्यू है दैट इज़ E नॉट। साइन क्यों यूज़ हुआ है, साइन किसी भी वेव को दिखाता है। के क्या है, के को हम कहते हैं वेव वेक्टर या प्रोपोगेशन वेक्टर, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है, देखो इसके बगल में जो भी लिखा रहेगा ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताएगा, यानी आपका वेव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे ये वेव वेक्टर है और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट।
व्हाट इज़ ओमेगा? ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है। आई थिंक इसका फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया होगा, क्लास 11 में था कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सोचो, अगर एक राउंड कोई, अगर हम बात करें सर्कल पे एक राउंड घूमे तो थीटा कितना बनेगा? 2 पाई, और जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड टी कहेंगे, और यू नो कि 2 पाई हो गया, और 1/t को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं ओमेगा और 2 पाई न्यू, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ओमेगा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम है, और एक राउंड के लिए जो थीटा होता है वो 2 पाई होता है, और टी को टाइम पीरियड टी कहते हैं, और इसी टी को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है न्यू, 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड नेचर पूरा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जितने नेचर हैं, हाँ पहले सेकेंड नेचर में कुछ टर्म्स हैं जो याद रखने हैं, जैसे अगर ओमेगा को हम के से डिवाइड करें तो ये हो जाता है सी, तो ये रेशियो ज़रूर याद रखना है। ठीक है, यू कैन रिमेंबर ओमेगा इज इक्वल्स टू के सी, आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका क्या रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो E इज इक्वल्स टू बी नॉट सी, यू कैन रिमेंबर राइट, दिस इज़ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। सो ये रिलेशन है आपका, तो ये सेकेंड नेचर में ही। और यहाँ जो मैंने नीचे जो चीज़ें मेंशन की हैं, दीज आर नथिंग, बस ये आपका जो मैंने डिस्कस कर लिया सेकेंड पॉइंट, ये वही है। ओके, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है सी का, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 1/√μ नॉट एंड ई नॉट, ये याद रखना है। ठीक है, म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है, और एंड दिस इज व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है आपका। बस इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एंड हाँ डायरेक्टली हम यहाँ आते हैं नेचर में ही, तीसरे नेचर पे। देखो तीसरा नेचर बहुत सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी बता सकता है कि अगर मैं पूछूं कि लाइट की स्पीड के बारे में मुझे बताओ, तो आप बता सकते हो कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। ठीक है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर वही लाइट किसी मीडियम एंटर कर जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, आप कह सकते हो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम में भाई जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर भी तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक नेचर है, जिसकी वजह से स्पीड जो है स्पीड पे फ़र्क पड़ जाता है, तो स्पीड चेंज हो जाती है। और स्पीड का क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट से? तो मैग्नेटिक के लिए हम म्यू नॉट लिखते हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो ये एक रिलेशन है। बस ये स्पीड ख़त्म हो चुका है, नथिंग, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि कौन कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं और कौन सी चीज़ें सेम रहती हैं। देखो जब भी लाइट किसी मीडियम में एंटर करता है तो आपको याद रखना है सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी नहीं बदलती, बाकी वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर हम नेचर में ही फोर्थ नेचर की बात करते हैं। देखो चौथा नेचर क्या है? चौथा नेचर में सिंपल ये है कि जो आपका EM वेव है ना, वो भी अगर किसी शार्प एज से टकराए तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी इसमें डिफ्रैक्शन होता है EM वेव में। अगर EM वेव को हम किसी मीडियम से गुजारें तो वो भी उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी EM वेव में भी रिफ्रैक्शन है। और EM वेव को अगर हम किसी पोलराइज़र या किसी क्रिस्टल से गुजारें तो उसके कंपोनेंट्स भी कट जाते हैं, यानी वो पोलराइज्ड हो जाता है। यानी EM वेव में ही रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल वेव्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा EM वेव है ना, या जो रेडिएशन है उसमें वेव नेचर पाया जाता है। ये हो गया आपका पूरा, दैट्स इट। ये नेचर था, ये आपका फोर्थ नेचर पूरा। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ नेचर के बारे में। देखो फिफ्थ नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? जैसे यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है EM वेव्स, और यहाँ कुछ ट्रीज़ हैं याद रखने के लिए। रेडियो एंड यू आर लाइंग, आप यहाँ पे लेटे हुए हैं और आप गाना सुन रहे हैं। अच्छा सोचो कि क्या EM वेव्स में एनर्जी होती है? बहुत सिंपली यू कैन से यस सर, एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि EM वेव्स अगर प्लांट्स में ऑब्जर्व हों तभी तो उनको एनर्जी मिलती है, तो यानी EM वेव्स में एनर्जी होती है। दूसरी बात हम करने वाले हैं, EM वेव में क्या मोमेंटम होता है। देखो जैसे आप सोचो कि अगर आप गोली खेल रहे हो, ठीक है, मैं भी आपने खेला हो, तो अगर आप गोली खेलते हो तो क्या होता है कि जब एक गोली से दूसरे पे हम हिट करते हैं तो सेकंड वाली गोली क्या होती है? बहुत तेज़ मूव करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली वाली गोली थी उसके अंदर मोशन था, यानी मोमेंटम था, और उसने अपना मोमेंटम दूसरे को दे दिया। ठीक है, और दूसरा वाला मूव करने लगा। तुम सोचो कि अगर EM वेव है यहाँ पे, और अगर ये किसी रेडियो में एंटर कर जाए, तो रेडियो में एंटर करते उसने क्या किया? रेडियो के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको मोशन में लेके आ गया।
तो आप कह सकते हो कि ज़रूर ईएम वेव में पहले से ही मोमेंटम था जो कि इसने ट्रांसफ़र कर दिया। सो ये जो हमारा टॉपिक है, यानी ईएम वेव कैरी करता है एनर्जी एंड मोमेंटम, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी क्यों कैरी करता है समझ में आया, एंड क्यों मोमेंटम कैरी करता है। यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की एनर्जी है, और 1/2 B² दिस इज़ द एनर्जी फॉर मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। अच्छा, और यहाँ पे मोमेंटम से रिलेटेड है, ये एनर्जी हो गया, मोमेंटम की बात करते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मोमेंटम। क्या ईएम वेव में मोमेंटम होता है? तो अभी हमने देखा होता है। क्यों? क्योंकि जब ये ईएम वेव किसी भी मीडियम में या रेडियो में एंटर करता है तो अंदर जो पार्टिकल है उनको हिट करता है, जिससे वो पार्टिकल मूव करते हैं। इसका मतलब ईएम वेव में पहले से मोमेंटम था, इसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया, तो मोमेंटम है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोमेंटम से रिलेटेड याद रखने लायक। देखो, अगर किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज हो तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। ये क्लास 9th में भी पढ़ा है कि अगर आप दौड़ रहे हो, इमेजिन राइट, और आप जाके किसी दरवाजे टकरा जाओ तो आपका मोमेंटम चेंज हुआ, और उस चेंज होने की वजह से आपने फोर्स जनरेट किया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अगर मोमेंटम चेंज हो तो फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और फोर्स अगर कहीं एक्ट करे, आपने पढ़ा है कि अगर हम क्या कर दें, अगर आप कहीं किसी सरफेस पे, मान लीजिए आपने फोर्स एक्ट किया किसी एरिया पे, राइट, तो फोर्स ऑन एन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यू कैन से कि ईएम वेव प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस भी सरफेस पे वो टकराते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। क्लियर? ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा। नाउ हियर वी हैव मोमेंटम, जो कि मैंने कहा कि एनर्जी का तो फॉर्मूला देख लिया। नाउ वी हैव मोमेंटम, वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। ये कैसे आया? तो ये आया, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, अगर हम ऊपर जी सी से इंटू कर लें तो दिस विल बी mc² एंड mc² इज ई देन अपॉन सी। सो वी कैन से ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। सो यू कैन रिमेंबर डायरेक्टली, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम बराबर u/c होता है। तो वही आपका पूरा हो चुका। हाँ, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि निकोल और हल ने सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट किया कि जो रेडिएशन प्रेशर है वो कितना होता है। तो ये बहुत ही कम होता है किसी भी सरफेस पे या हमारे ऊपर, जिसकी वजह से ये हमें फील नहीं होता है, ठीक है। सो इसका मतलब कि हमें जो रेडिएशन प्रेशर है ईएम वेव का, वो हमें फील नहीं होता क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब है एक नॉर्मल बैंड जिस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर पाओ। तो यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे कंपोनेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसी बैंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, ये बैंड याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी द होल बैंड, ये बैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद होना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ सीक्वेंस याद होना चाहिए। जैसे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है और सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। पहले हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेस की, उससे कम एक्स रेस की, फिर उससे कम यूवी रेज, देन विजिबल, इंफ्रारेड, देन माइक्रो वेव्स, ओके, एंड देन रेडियो वेव्स। तो ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो यू कैन से गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और देखो, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनर्जी से, ठीक है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और अगर वाइब्रेशन किसी वेव का बहुत ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। यानी अगर कोई पूछे किस वेव की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो यू कैन से गामा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, एनर्जी ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन का मतलब अगर ये किसी भी सरफेस पे पड़े तो उसको पेनिट्रेट करके दूसरे तरफ चला जाएगा, ठीक है। किस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ओके। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो गामा रेस की है, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ भी गामा का है। तो वेवलेंथ के टर्म में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, यानी सबसे कम वेवलेंथ है गामा रेस का, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ है एक्स रे का। यू कैन सी ये वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और
देन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और है, वेवलेंथ से रिलेशन क्या है, दूर तक कौन सा वेव बहुत आसानी से जा सकता है, तो रेडियो वेव बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और ये रास्ते में मीडियम में जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको ये पार करके आराम से जा सकता है। तो ये रेडियो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कम्युनिकेशन में करते हैं। रेडियो वेव के जस्ट पीछे देखो कौन है, माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं रडार में, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, तो ये तो सीक्वेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सारे जितने भी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। गामा रेज, एक्स रेज, इन सब के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो याद होनी ही चाहिए। एंड दीज आर हियर आई हैव मेंशन्ड, बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वेवलेंथ का रेंज आपको पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है और मैक्सिमम अगर हम देखें शुरुआत कहाँ से है और देन कहाँ तक गया है, ठीक है। एक जनरल आइडिया होना ही चाहिए और फिर फ्रीक्वेंसी का एक आइडिया, ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन एंड यूजेस, राइट, कि हम किस वेव का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें गामा रेस की, तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं मेडिकल फील्ड में टू किल कैंसर सेल्स, ओके, फ्रीक्वेंसी ये है। और सिमिलरली एक्स रेज की बात करें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यू कैन चेक इट आउट, ओके, एक दो बार लिख के याद कर सकते हो। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर हम किसी मेटल सरफेस पे हाईली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोडक्शन, और इसका हम यूज़ क्या करते हैं, तो मेडिसिन्स में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। Now next we can come on the next wave, UV rays, okay। तो UV रेज़ में क्या है कि इनका भी प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वेरी हाई टेम्परेचर बॉडी से इनका प्रोडक्शन होता है। और इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो फोटो सेल एंड, ओके। और फिर इनका यूज़ करते हैं हम आई की सर्जरी में, जर्म्स को मारने में, ठीक है। और इन्हीं के एक्सपोजर से हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। विजिबल लाइट के बारे में आप जानते हो कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वह एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट कर देता है लाइट के फॉर्म में। तो इस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है। इनका डिटेक्ट ह्यूमन आई से हम करते हैं और इसका इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसी और भी सारी वेव्स हैं। सो हियर आई हैव बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सो आप यहाँ से ही चीज़ों को एक बार यू कैन रीड एंड रिमेंबर। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्शन एंड यूजेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन और यूजेस की। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेडियो वेव्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो टीवी कम्युनिकेशन में करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड्स में करते हैं। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल रडार कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ यूजेस पता होने चाहिए। जैसे इंफ्रारेड वेव्स हैं तो इनको हम हीट वेव्स भी कहते हैं। जो हमारी बॉडी से हीट निकलता है वो इंफ्रारेड होता है। टीवी के रिमोट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ग्रीन हाउस टू मेंटेन द टेम्परेचर सूटेबल फॉर प्लांट्स, ग्रीन हाउस में भी यही वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। विजिबल के बारे में आप जानते हो। यूवी का इस्तेमाल हम बर्गलर या, ठीक है, जम्स को मारने में। और एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आपको पता है कि हम बॉडी के अंदर अगर कोई भी सेल जिसमें बहुत ही अननेचुरल ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम डिटेक्ट करने में करते हैं और फॉल्ट और क्रैक्स पता करने में भी करते हैं, ठीक है। और गामा रेज़ का इस्तेमाल क्या होता है, प्रिजर्विंग, फूड को प्रिजर्व करने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं और रेडियोएक्टिव थेरेपी में करते हैं। तो ये इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।